हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। आज इस वीडियो को आज इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आइए जल्दी से इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो बेसिकली ये जो है बहुत ही लेंदी और बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ठीक है, माना भी जाता है हार्ड चैप्टर। तो इसको हम जो है 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। आज ये पहला पार्ट है, ठीक है, और फिर दूसरे पार्ट में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है आंतरिक बल। तो आंतरिक बल किसे कहते हैं? इसको अंतर्जनित बल भी कहते हैं भाई, सिंपल सा, इसको अंतर्जनित बल भी कहते हैं। आंतरिक बल को अंतर्जनित बल भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये जो आंतरिक बल होता है ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला बल होता है, ठीक है। अब देखिए, आंतरिक बल कह लो, अंतर्जनित बल कह लो, या अंतर्जनित शक्तियाँ कह लो, या अंतर्जनित प्रक्रियाएं कह लो, चारों चीज़ें सेम है, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं, चाहे आंतरिक बल कह लो, यहाँ पर मैं अंतर्जनित बल भी लिख सकता था, यहाँ पर मैं अंतर्जनित शक्तियाँ भी लिख सकता था, यहाँ पर मैं आंतरिक शक्तियाँ भी लिख सकता था, यहाँ पर मैं आंतरिक प्रक्रिया, अंतर्जनित प्रक्रिया कुछ भी लिख सकता था, ठीक है। सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो अंतर्जनित शक्तियाँ यानी कि आंतरिक बल की बात हो रही है यहाँ पे। अंतर्जनित शक्तियाँ धरातल को ऊपर उठाती रहती हैं। यानी ये जो अंतर्जनित शक्तियाँ होती है, क्या काम करती हैं? धरातल को ऊपर उठाने का काम करती हैं भैया। क्या करती हैं? धरातल को ऊपर उठाने का काम करती हैं, बस, ठीक है। क्या काम करती हैं? धरातल को ऊपर उठाने का काम करती है। जैसे अगर आज हम धरातल पर देखें तो बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ किस बल के कारण बने, किस शक्ति के कारण बने? अंतर्जनित शक्ति के कारण बने, ठीक है। अंतर्जनित शक्तियाँ क्या काम करती हैं? धरातल को क्या काम करती हैं? धरातल को ऊपर उठाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ठीक है, ये सारे जो पहाड़ है ना, किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है? अंतर्जनित शक्तियों का रिजल्ट है, ठीक है। अंतर्जनित बल मूल रूप से भू-आकृति निर्माण करने वाले हैं भाई। पहाड़ क्या है? भू-आकृति है या नहीं? तो पहाड़ किसकी वजह से बना है? अंतर्जनित शक्तियों की वजह से, ठीक है। तो ये जो अंतर्जनित बल होते हैं क्या काम करते हैं? भू आकृति निर्माण करते हैं, यानी भू आकृति को बनाते हैं, ठीक है। भू आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बाहरी बल। अब ये जो बाहरी बल है पृथ्वी के, यानी जो धरातल है हमारा, धरातल के बाहर लगता है, ठीक है। इनको बहिर्जनिक बल भी कहते हैं। सिंपल सा फंडा है, इनको बहिर्जनिक बल भी कहते हैं, ठीक है भाई। उसको अंतर्जनित बल कह दिया तो इसको मैंने बहिर्जनिक बल कह दिया, ठीक है। ये शक्तियाँ, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, बल कह लो, शक्ति कह लो, प्रक्रिया कह लो, सब चीज़ सेम है, ठीक है। ये शक्तियाँ धरातल को नीचे करती रहती हैं। अब ये जो शक्तियाँ होती है बाहरी बल, ये जो है धरातल को नीचे करती रहती हैं। पूरा उल्टा काम है बस इसका, ठीक है, उल्टा काम है बस। हमारा जो आंतरिक बल है, आंतरिक शक्ति है, वो क्या काम करती है? धरातल को ऊपर उठाने का काम करती है, पहाड़ बना दिए धरातल पर। लेकिन ये जो बाहरी शक्ति है, ये क्या काम करती है? धरातल को नीचे करने का काम करती है, ठीक है। तीसरा है बहिर्जनिक बल। मुख्य रूप से भूमि विकर्षण बल होती है, यानी ये क्या काम करती है? बहिर्जनिक बल जो होता है हमारा, क्या काम करता है कि ये भूमि को समतल करने की कोशिश करता है। क्या करता है? भूमि को प्लेन करने की कोशिश करता है। जबकि जो हमारा आंतरिक बल है वो क्या काम करता है? भूमि को उबड़ खाबड़ करने की कोशिश करता है, भूमि को असमतल करने की कोशिश करता है। पहाड़ बना दिया। अब आप खुद ही बताइए, धरातल समतल है या समतल है? ठीक है, लोग कहते हैं कि दिल पर हाथ रख के बताओ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप दिमाग पर हाथ रख के बताओ, सोच समझ के बताओ कि अगर आंतरिक शक्ति की वजह से पहाड़ बना तो धरातल समतल हुआ या समतल? असमतल हुआ ना, असमतल हुआ, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारा बाहरी बल होता है वो क्या काम करता है? धरातल को समतल करने की कोशिश करता है, धरातल को प्लेन करने की कोशिश करता है। यानी दोनों बल जो है, दोनों का नाम अलग, दोनों की सीरत अलग, ठीक है, दोनों का काम अलग है, ठीक है। अब इसी से समझेंगे हम भू-आकृतिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम भी हमारा है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं, कौन सी दोनों प्रक्रियाएं? भाई ये अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनिक प्रक्रिया जो भी पढ़ी हमने, ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। यानी कि भाई धरातल ऊपर उठने की प्रक्रिया, धरातल को नीचे करने की प्रक्रिया, यानी कि अ, धरातल को असमतल करने की प्रक्रिया और धरातल को समतल करने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और इसको हम क्या कहते हैं? भू आकृतिक प्रक्रियाएं इनको कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। नहीं आई कमेंट करो, फिर आसान है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं जल्दी से एक एक करके सभी को डिटेल में। अंतर्जनित प्रक्रियाएं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या काम करती है। धरातल को ऊपर उठाने का काम करती है, धरातल को असमतल करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उसको उबड़ खाबड़ बना देती हैं। तो ये जो अंतर्जनित प्रक्रिया होती है क्या काम करती है?
पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृतिक प्रक्रियाओं के प्रमुख बल स्रोत होती है। अब ये जो अंतर जनित प्रक्रियाएं होती है ना भाई, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है भाई? हमें बल लगाना है, मान लीजिए हमें बल लगाना है, किसी को धक्का देना है, किसी को मारना है, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए। यानी हमारे पास बल लगाने के लिए हमारे पास एनर्जी भी तो होनी चाहिए भाई। हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जाते जाते हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, ठीक है, अब हमें धक्का लगाना है गाड़ी को, ठीक है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, जब तक हम उस पर बल नहीं लगा पाएंगे। एनर्जी होगी तो हम जो है बल लगा देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी काम होता है कि भैया अंतर्जनित जो आंतरिक बल होता है उसको एनर्जी मिलती कहाँ से? भाई एनर्जी मिलती है तभी तो वो बल बनता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई? पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा। भाई पृथ्वी के अंदर मैंने आपको बताया पहले के चैप्टर्स में, पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा होती है। वो जो ऊर्जा होती है, यही ऊर्जा जो है आंतरिक बलों का एक तरीके से स्रोत होती है, ठीक है। इसी से जो है आंतरिक बलों को ऊर्जा मिलती है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब कुछ अंतर्जनित प्रक्रियाओं के उदाहरण है पटल विरूपण और ज्वालामुखीता। ये जो है अंतर्जनित प्रक्रियाओं के उदाहरण है। आइए इनको समझते हैं, डिटेल में समझेंगे सब कुछ। पटल विरूपण समझते हैं जल्दी से। तो पटल विरूपण जो है ये उन बलों या उन प्रक्रियाओं, ठीक है, ये उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जो पूर्व प्रॉपर्टी को धकेलने, खींचने और विकृत करने का कारण बनते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों, घाटियों और अन्य भूखंडों का निर्माण होता है। भाई सिंपल सा समझो, आसान लैंग्वेज में समझो, पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण एक ऐसी अंतर्जनित प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, पहाड़ों का, घाटियों का, अन्य भूआकृतियों क्या होता है, निर्माण होता है। बस बात खत्म, ठीक है। बात आ गई समझ में? इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया समझ लो, महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया समझ लो, भूकंप संबंधी प्रक्रिया, प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया जो है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है, ठीक है। ज्वालामुखी था, अब ये भी एक अंतर्जनित प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, लावा भूतल की ओर आता है, लावा कहाँ आता है, धरातल की ओर आता है, जमीन की ओर आता है और आंतरिक और बाहरी ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखीता। अब आप कहोगे सर ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता में क्या अंतर है? ज्वालामुखी किसे कहते हैं भाई? वे स्थान जहाँ से लावा निकले उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखीता क्या है कि भैया ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, लावा निकले, धरातल की ओर आए और फिर क्या हो, जम जाए, फिर क्या हो, जमने से बहुत सारी आकृतियां बन जाए, भू आकृति बन जाए, ज्वालामुखी के स्वरूप बन जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है ना कि भाई लावा निकला, ठीक है, फिर जो है जमा और फिर जो है ज्वालामुखी स्वरूप बन गए। तो लंबी प्रक्रिया है थोड़ी सी। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखीता, ठीक है। बहिर्जनिक प्रक्रिया है। बहिर्जनिक प्रक्रिया क्या होती है? अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। बात खत्म। बहिर्जनिक प्रक्रिया जिस तरीके से अंतर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करती हैं, लेकिन जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं होती है ये अपनी ऊर्जा सूरज से प्राप्त करती हैं, क्योंकि ये धरातल के ऊपर होती है प्रक्रिया, ठीक है। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, आप चाहे बहिर्जनिक प्रक्रिया कह लो या इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं अनाच्छादन। देखिए यहाँ पे देखिए चित्र में कि यहाँ पे बहिर्जनिक प्रक्रियाएं भी हैं। अब बहिर्जनिक प्रक्रियाओं को अनाच्छादन भी कह सकते हैं। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं या अनाच्छादन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, अपक्षय, बृहत संचलन, अपवर्तन, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपक्षय समझते हैं जल्दी से। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का टूटना फूटना शामिल है। भाई चट्टानें टूटी फूटी, हम इसे क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे, ठीक है। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक आपके एनसीईआरटी में छोटे से पेज पे दे रखे हैं, ठीक है। उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, ठीक है, इसलिए मैं भी आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। जलवायु, वनस्पति, पशु गतिविधियाँ, स्थलाकृतिक कारक और समय, ये जो है हमारा अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझाऊंगा। अपक्षय का महत्व क्या है जल्दी से देख लीजिए। मृदा निर्माण में सहायक है भाई। मृदा निर्माण में क्या है भाई? अपक्षय से ही तो मिट्टी बनती है भाई। जब चट्टानें टूटेंगी फूटेंगी, उसका मलबा बनेगा तो ही तो मिट्टी बनेगी, ठीक है। खनिजों की प्राप्ति, भाई खनिजों की प्राप्ति, क्योंकि हम जानते हैं चट्टानों के अंदर ही शेल होते हैं और जब चट्टान टूटेगी तो हमें आसानी से खनिज मिल जाएंगे, तो खनिजों की प्राप्ति भी होती है। तीसरा है अपरदन और बृहत संचलन के लिए जरूरी है। अभी अपरदन क्या है, बृहत संचलन क्या है, आगे के पार्ट में इसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं जल्दी से। अपक्षय के प्रकार भी हैं भाई बहुत सारे, जैसे भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय।